चलो ये क्वेश्चन है सबके सामने, स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट आप लोग खुद ट्राई करो। मैं आज बैठा हूँ, देख रहा हूँ आज क्या कर रहे हो आप लोग। और कौन सा बच्चा है जिसको नहीं आ रहा? दो बच्चों का तो आ गया कि वे नहीं आ रहा। आयुष आ रहा है आपको? हो गया आपका? हाँ जिज्ञासा बेटा, पहले वाला आंसर गलत है, दूसरे वाला सही है आपका। जिज्ञासा, माही को नहीं आ रहा, इकरामुल भी नहीं आ रहा, नितिन हाँ ये ठीक है, ये वाला जो भेजा है ठीक है आपका ये आंसर ठीक है। बाकी देख लें अब। ठीक है जी, काफ़ी हद तक मेरे को पता चल गया कि किस बच्चों से हो गया और किससे नहीं हुआ। अब आप आराम से देख लो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो छोटा सा एक रफ डायग्राम बना रहे हैं और कार्टेशियन प्लेन पे समझाने के लिए बना रहा हूँ, यानी कि पूरा वही ग्राफ पेपर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट्स बोला है यहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स बताओ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो हमें कंफर्म होता है कि एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है कि एक्स की वैल्यू तो कुछ भी होगी लेकिन वाई की वैल्यू तो जीरो ही होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू जीरो होगी। इधर देखें तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू जीरो ही होगी। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होने का मतलब है कि कंफर्म वैल्यू है, वाई की जीरो होगी, एक्स की पता नहीं क्या होगी, वो तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे है और क्या होगी। वाई की कंफर्म है जीरो ही होगी। विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2√5। 2√5 के डिस्टेंस पे है। फाइंड द फ्रॉम द पॉइंट 7-4। 7-4 कहीं पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर प्लॉटिंग पे जाऊँ तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4, माइनस का 4, तो ये नीचे कहीं पे होगा, इधर 7 और -4 यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, वो थोड़ा छोटा छोटा करके समझ लेना। अब ये मत कहना कि सर 4 7 इतना इधर जाके और 4 इतना गहराई में जाके कैसे हो जाएगा, तो समझ लो कि यहाँ पे कहीं पे 7-4 आ रहा है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, वो कितने पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे जरा इस पर भी अभी बहस करेंगे। अभी तो मैं ऐसे ही तुक्के में 4-5 बना के दिखा रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, कि उन्होंने पॉइंट्स बोला है ना। अब 2 हैं, 3 हैं, 4 है, हमें क्या मालूम, तो सोचते हैं जरा, इस पर काम करते हैं। तो ये है कुछ, तो वो कितने पॉइंट्स होंगे उस पर मेरे को नहीं मालूम कितने पॉइंट्स होंगे, तो ये सब चीज़ें अभी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। मेन इसको इसलिए बनाया ताकि मुझे आपको ये बात क्लियर हो कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसकी एक्स वाली वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई वाली वैल्यू कंफर्म है कि वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, तो लेट point on x axis be x, 0। मैंने x एक्सिस वाले पॉइंट को x, 0 मान लिया है। उसमें 0 मानना मेरा सही है। x की वैल्यू कंफर्म नहीं होती क्या होगी, लेकिन y की वैल्यू तो कंफर्म है कि वो 0 ही होगी। तो जो हमने पॉइंट खुद सोचा है उसको मैंने, x की वैल्यू नहीं पता मुझे क्या होगी, लेकिन y की वैल्यू तो 0 ही होगी, ये सही होगी बात। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इस पॉइंट को A नाम दे दूं, ठीक है, और ये जो 7 और -4 वाला पॉइंट है इसको B नाम दे दूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A और B का जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे मैं पॉइंट B पॉइंट को मान रहा हूँ 7-4। ठीक है, अब आप समझ पाओगे इस बात को कि AB का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2√5 है। अब AB का डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि x -7 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखेंगे आप। अगर पूरा प्रॉपर फार्मूले में वैल्यूज लगाएंगे तो यही लिखेंगे आप। और ये किसके इक्वल है? 2√5 के। अगले स्टेप में क्या करूं, मैं इस वाले रूट को ख़त्म करना चाहता हूं और यहाँ पे भी रूट है, इसको भी ख़त्म करना चाहता हूं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो अगला स्टेप आ जाएगा, दोनों साइड के रूट खत्म हो जाएंगे, यानी कि पावर 2 होगी। अब यहाँ पे प्रॉपर करके भी देख लो आप, इसमें तो पूरा रूट है, तो यानी कि चलो मैं रूट में लिख ही देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्यों बना के रखें, ख़त्म कर देते हैं इस कन्फ्यूज़न को। x -7 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है जी, इसकी पावर 2 और 2√5 है, इसकी पावर भी 2। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या बनेगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि x -7 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, और यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और √5 का स्क्वायर करोगे तो खाली 5 आएगा। ठीक है ना, दो टर्म है यहाँ पे,
इन दोनों की पावर 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा और रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बस ये वाला पॉइंट था, और बाकी तो आप आराम से कर ही रहोगे। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। x माइनस 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 16 और 5 इंटू 4 20, इधर आके माइनस का 20 हो गया, इक्वल में 0 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस एक सेकेंड, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 14x लिख देता हूँ इसके बाद, और इन सबको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस का 4 जब इसमें से यानी कि 49 में से माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 45 ना। तो ये तीनों की कैलकुलेशन कर दी मैंने, इसकी, इसकी और इसकी, प्लस माइनस करके 45 आया प्लस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 45 प्लस करके 14 कितना आएगा, 9 और 5, x कॉमन, माइनस का 5 कॉमन, एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 9, एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 5, x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अगर मैं x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 9, और x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 5। यानी कि इसके बाद पूरा क्वेश्चन हमारा कैसे चला, यहाँ के बाद चैप्टर 4 के जैसा चला क्वेश्चन पूरा, है ना। चैप्टर 4 वाली इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमने चैप्टर 4 में सीख लिया था। अब सिंपल इक्वेशन थी, यानी कि मैं इसको बड़े आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर पा रहा था तो मैंने ऐसे कर लिया। अदरवाइज बड़े नंबर आ जाएं, आपसे कैलकुलेशन वैसे ना बन पा रही हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करोगे। वो इसलिए वहाँ पे आपको वो टॉपिक भी समझा दिया गया था कि वो आगे बड़ा यूज़फुल है। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो x की 2 वैल्यूज आ गई अपने आप। मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि 2 आनी थी, 4 आनी थी, 3 आनी थी, मुझे तो कन्फ्यूजन थी, मैं कैसे सोच के चलता। तो अपने आप कैलकुलेशन ने अपने आप रिजल्ट दिया, हमने तो सिर्फ काम किया उस पर, आंसर अपने आप मिल गए। 1 आने थे तो 1 मिलता, 2 आने थे तो 2 मिल गए, 3 आने होते तो 3 भी मिलते। ठीक है, वो कैलकुलेशन अपने आप देती है हमें। तो ठीक है, मेरे को 2 वैल्यूज पता चल गई x की। तो x कुछ भी हो सकता था। मेरे पास जो पॉइंट थे, मैंने एक पॉइंट सोचा था, मैंने पॉइंट सोचा था कि x, 0 होगा, लेकिन अब x की तो दोनों वैल्यूज वैलिड है। यहाँ पे x 9 भी हो सकता है, x 5 भी हो सकता है, क्योंकि मतलब कि कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट कोई भी नंबर हो सकता है, रूट का भी हो सकता है, बिना रूट का भी हो सकता है, डेसिमल वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है। तो इसमें तो कोई बंदिश है नहीं। तो x की वैल्यू 9 भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, y की वैल्यू 0 होगी। तो ये 2 पॉइंट बन गए। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा अब ऐसे ही आइडिया लगा लो। ये कार्टेशियन प्लेन है, मानो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ से एक पॉइंट, यानी कि ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन होंगे सिर्फ एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस जा रहा है। अगर मानो कि आप कहते हो ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, मान लो ऐसे ही, है ना, तो ऐसा दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, वो इस तरफ भी होगा 5 सेंटीमीटर वाला एक। तो 2 पॉइंट बन सकते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो इससे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कि ये 3 होता, मानो कि ये 3 होता, ठीक है, तो वो पॉइंट सिर्फ एक ही निकलता एक्स एक्सिस पे, जो यहाँ से 3 के डिस्टेंस पे आता। ये ऐसा नहीं कि हर 3 वाला ही डिस्टेंस जो होगा वो एक ही बनेगा, पॉइंट एक ही बनाएगा, नहीं। आप ये सोच के चलो कि अगर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये हो, ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, और ये 4 सेंटीमीटर हो, अगर मानो कि ऐसा कहीं कंडीशन बने, और मैं कहूँ कि यहाँ से इस ए पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट आ रहे होंगे, अब तो एक ही आ रहा होगा। अब आप सोच सकते हो सिर्फ एक ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होंगे। और अगर वो हाइपोटेन्यूस डिस्टेंस होंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 वाला डिस्टेंस देख रहे हो, इस पॉइंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने इस चीज को भी समझा हुआ है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर सबसे छोटा डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वो एक ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक ही रहेगा, 3 वाला डिस्टेंस एक ही आएगा। अगर इस कंडीशन की बात करूं, सेम कंडीशन की बात, कि ए पॉइंट कहीं पे ऐसे हो कि x से वो 3 के डिस्टेंस पे है, और एक ये कंडीशन 5 वाली बन रही है, जो 2 मैंने बना के दिखाई है 5 वाली, और बेस का डिस्टेंस अगर 4 है, तो डेफिनेटली 3 डिस्टेंस पे सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट नहीं आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, 3 डिस्टेंस वाला पॉइंट कहीं और चाहिए होता तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते थे, यानी कि सर्कल पूरा 3 3 3 3 3 3
तीन 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 तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं? इनफाइनाइट, तीन के डिस्टेंस पे। लेकिन एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो सिर्फ एक ही होगा, इकलौता। अब समझ में आई होगी बात? नहीं आई होगी? इतना डीप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कैलकुलेशन वाइज आप देखो, मैंने कहीं पे पहले से सोच के चला हूं कि 2 पॉइंट होने चाहिए, मैंने कहीं पे ऐसा लिखा 2 पॉइंट्स होंगे, कैलकुलेशन ने अपने आप दिए 2 आंसर, तो ज़्यादा सोचने वाली बात भी नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया? जिनको बेटा समझना था, जिन्हों बच्चों ने हाथ खड़े करे थे, अब मुझे वो इस चीज़ को क्लियर कर दो कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। आया है तो हाथ खड़ा कर दो। हाँ सर, आ गया सर, आ गया। बाकी भी बता सकते हैं जिन्होंने, जिनका नहीं हुआ था मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ अभी। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, आपसे ऐसे ही पूछ लेता हूं। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इतना, इतना और इतना। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल होगा? कैसे पता लगेगा किस टाइप का ट्राइंगल है? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सारे साइड निकाल लेंगे। हाँ, तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या रिजल्ट दे सकते हो आप? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सर आइसोसेलेस होता है, स्केलर हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, और वो इक्विलेटरल हो सकता है। तो इक्विलेटरल के लिए क्या कंडीशन बनेगी? ए बी बी सी और सी डी इक्वल, सी ए इक्वल। तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर उस ट्राइंगल में कोई 2 साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है तो आइसोस्केलस, और अगर तीनों ही साइड्स अलग अलग लेंथ की आती हैं तो स्केलन। ठीक है, स्केलन। और अगर वो एक ट्राइंगल बन रहा है किसी भी टाइप का, या वो स्केलन ही बन रहा है, तो राइट ट्राइंगल की पॉसिबिलिटीज है ना वहां पे? यस सर। और राइट ट्राइंगल के लिए कैसे पता लगाओगे आप फिर? अगर वो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है तो कैसे पता लगाओगे कि राइट ट्राइंगल है? और मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया कि कोई एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल ही नहीं बताया, तो मतलब कि तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, फिर कैसे बताओगे? सर एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेंगे। कैसे लगती है पाइथागोरस थ्योरम? सर सबसे बड़ी साइड को जो, अगर शाबाश, स्केलिंग होगा सबसे, उसका बड़ी साइड भी होगी तो उसको हाइपोटेन्यूज लेके बाकी रैंडम 2 साइड ले लेंगे। एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जब भी तीनों साइड्स निकाली और तीनों अलग अलग लेंथ की आई, और आपका मन आप ये वाली कंडीशन आइसोस्केलस पे भी लगा सकते हो, और यही सेम कंडीशन आप स्केलन पे भी लगा सकते हो, लेकिन इक्विलेटरल पे राइट ट्राइंगल नहीं बनने वाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी भी राइट ट्राइंगल नहीं हो सकता। स्केलन राइट ट्राइंगल हो सकता है, आइसोस्केलस यस राइट ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे राइट ट्राइंगल है? इसके लिए बहुत बढ़िया बता दिया है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, करण ने बता दिया इसका जवाब। आप क्या करेंगे, आप तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल चुके होंगे, उन तीनों डिस्टेंसेस में से आपको एक डिस्टेंस सबसे बड़ा पता चल रहा होगा। इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्विलेटरल में कभी भी राइट ट्राइंगल बनता नहीं है, स्केलन के अंदर या आइसोस्केलस के अंदर, आइसोस्केलस और स्केलन के अंदर यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग होंगी या कोई 2 इक्वल होंगी। तो कोई 2 इक्वल वाली कोई 2 इक्वल वाला, यानी कि आइसोस्केलस में भी जो तीसरी साइड होगी आप उसी पे ही काम कर सकते हो, वो बड़ी होनी चाहिए तो ही काम होगा। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आ जाए तो वो होगा एक राइट ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि मानो मैं थोड़ा सा ना इस पे काम करके बता देता हूं आपको। आपने 3 साइड्स निकाली, आपको मालूम है, मैं फिर भी लिख के बता रहा हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपने कैलकुलेशन करी और आपको पता चला कि यार सी सबसे बड़ी साइड थी। आपने कैलकुलेशन कर ली, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया, आपको पता चला सी वाली साइड सबसे बड़ी आ रही है, सबसे बड़ी लेंथ की आ रही है। ठीक है, तो आप अब इसमें कंफ्यूज हो, यार तीनों साइड थी तो अलग अलग, अब मैं स्केलन लिखूं या स्केलन के बाद ये राइट ट्राइंगल भी बन सकता है। तो आप इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर करेंगे, आप सी का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड जो भी होगी उसका स्क्वायर, ठीक है, सबसे बड़ी साइड जो भी आपकी कैलकुलेशन में आई होगी उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आ जाए तो ये स्केलन के साथ साथ, स्केलन ट्राइंगल तो है लेकिन ये राइट ट्राइंगल होगा। तो आप खाली स्केलन नहीं लिख के आएंगे, ये राइट ट्राइंगल आप लिख के आएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो सिर्फ आप स्केलन लिख के आओगे। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? जिसके नहीं समझ में आई वो फिर से हाथ खड़ा कर ले।
कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ये राइट ट्राइंगल के लिए बता रहा हूँ। सर ये पेपर क्वेश्चन में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है, मैं अभी आपको दिखाया तो आया हुआ कि ये एक राइट ट्राइंगल हो सकता है। प्रूव करने के लिए आया हो क्वेश्चन, ऐसे पूछा होगा कि प्रूव करो कि एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो वहां पे यही काम आपको करना होगा। तो फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन वो ढूंढ लेता हूँ, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। क्वेश्चन आपको एक करने के लिए दे देता हूँ। पी पॉइंट दैट एपी, ये तो क्वेश्चन सेम मैंने करा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था 52 वाला, लेकिन ये अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टी वही वाली यूज होनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। जहाँ पे कोलिनियर वाली बात है वही सेम एक एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। करके देखो फटाफट। सरकम सेंटर वाली बात मैंने कल बता दी थी आपको, वो सेंट्रोइड बताया था, लेकिन सरकम सेंटर का आइडिया मैंने दे दिया था। एक बारी फिर से बता देता हूँ सरकम सेंटर क्या होता है, अब आप देख लो एक बारी। सेंट्रोइड वाला सरकम रेडियस क्या होता है? वही बता रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना और इतना। तो इस पे मैं काम नहीं, पूरे क्वेश्चन पे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। एक हमने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है सरकम सेंटर। ठीक है, जैसे कि मानो, और सेंट्रोइड की बात समझ लो पहले। सेंट्रोइड क्या था पॉइंट, कल मैंने बताया था सेंट्रोइड क्या बताया था, बताओ मेरे को कोई जना, सेंट्रोइड क्या बताया था कल मैंने? सर यहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करते हैं। एकदम गलत जवाब। और कोई? एकदम गलत। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों एक ही बात होती है, गलत है। और कोई? सर जहाँ पे मीडियन मीट करते हैं, जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करते हैं। ठीक है, तो मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं वो वाला पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं आएगा, इस बात को आप दिमाग में रखना। यानी कि सेंट्रोइड जो है ट्राइंगल के अंदर ही आता है हमेशा, लेकिन सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ठीक ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर कंस्ट्रक्शन करके बताऊंगा तो बेटर समझ में आएगा, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर ही नहीं कर रहे, तो इसको ऐसे ही समझा देता हूँ कि मैंने बता दिया है कि सरकम सेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ठीक ऊपर भी आ सकता है, यानी कि किसी साइड के ऊपर भी हो सकता है, और सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि मानो कि इसका परपेंडिकुलर ये गया इस साइड का, इसका परपेंडिकुलर मानो ये गया, और इसका परपेंडिकुलर मानो ये गया। ये तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट आया ये होगा इसका सरकम सेंटर। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे तीनों साइड्स के, सुन लो बेटा, जहां पे तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, खाली परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्टर भी इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ ये ऐसा लग रहा है कि ये इस वाली लाइन के ऊपर आने वाला है शायद ये पॉइंट, लेकिन ट्राइंगल के अंदर भी कहीं लग रहा है, तो जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हो सकती है इसकी पोजीशन। ठीक है, लेकिन खास बात क्या होगी कि इस पॉइंट से हर एक पॉइंट का, यानी कि हर एक वर्टेक्स का, ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, यानी कि यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जो सरकम सेंटर की बात कर रहे हैं। सरकम सेंटर से किसी भी पॉइंट की रेडियस ले लो, किसी भी पॉइंट तक कंपास खोल लो,
और यहाँ से एक सर्कल बना दो, यानी कि इस पॉइंट पे कंपास रखो, ये जो डार्क करा है जिसको मैंने, यानी कि सर्कम सेंटर पे आप कंपास रखो। कहाँ तक कंपास खोलो? ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स तक कंपास खोलो और सर्कल बना दो। तो ये सर्कल क्या करेगा? तीनों पॉइंट से टच होता हुआ जाएगा। इस पे बेस अपना एक क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्शन वाली एक्सरसाइज का 11.2 का लास्ट क्वेश्चन, आपको दिखा देता हूं, अभी के अभी दिखा देता हूं। हाँ ये कौन सा, ये तो 11th की बुक खुली हुई है। सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला 6th क्वेश्चन, ये इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे कहीं पे डायरेक्टली लिखा नहीं है, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन यही है कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे, और सबसे कंफ्यूज करने वाला यही क्वेश्चन है। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है डायरेक्टली कि सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल वही है जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, ये चीज़ ये होती है सरकम सर्कल। ठीक है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल को ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होके जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब करना क्या है सर, हमें करना क्या है इस चीज को समझो। जो सरकम सेंटर है ना, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो x और y, यानी कि इस वाले पॉइंट को मान लो x और y। ठीक है, तो यहां से जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टिसेस हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि एक के हमने लिख दिए 3,7, दूसरे के लिख दिए 0,6 और तीसरे के लिख दिए -1,5। तो O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। यहाँ पे आप काम कर सकते हो रेडियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, करके देखो, 1 मिनट का टाइम रह गया, मीटिंग एंड होने वाली है, रीज्वाइन कर लेना सेम आईडी पासवर्ड से, पुराने वाले से। हाँ जी, और सरकम रेडियस की बात पूछी है, तो रेडियस वही होगी ना, यहाँ से सेंटर से यानी कि O से A का डिस्टेंस भी रेडियस है, O से B का डिस्टेंस भी रेडियस है और O से C का डिस्टेंस भी रेडियस है, तीनों रेडियस ही हैं। और इन तीनों जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स को मैं A, B और C मान रहा हूँ, वो मैंने फिगर क्वेश्चन पे ही मार्क कर दिया इस बात को, A B C। तो इसका मतलब OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस इक्वल होगा। OA का डिस्टेंस कितना आएगा, मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। OA का डिस्टेंस आएगा x-3 स्क्वायर प्लस y-7 स्क्वायर। ऐसे ही OB का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा x-0 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर खाली लिख दूं, और y-6 का स्क्वायर। और ऐसे अगर मैं OC का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो आएगा x माइनस, यानी कि x+1 हो जाएगा, माइनस के बाद -1 आएगा तो x+1 हो जाएगा, और दूसरा डिस्टेंस बनेगा y-5। ठीक है, तो तीनों में ही हमने देखा कोई ब्रैकेट तो सेम है नहीं जो कट सके, तो तीनों को हम अलग अलग भी खोल लेते हैं यहाँ पे। OA को इसके सामने लिख देता हूँ, क्या कैलकुलेशन बनती है। पेन ले लेता हूँ, यही कलर ठीक है, चलो ब्लैक से ही लिख देते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, और y वाले को खोलेंगे y-7 को, तो y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले OB का रूट के अंदर जो कैलकुलेशन बन रही है वो लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अभी 3 बच्चों के 3 आंसर अलग अलग आ रहे हैं मेरे पास। चलो, x स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, तीनों को जब खोल लिया तो ये आया हमारे पास। अब किसको किसको इक्वल रखना चाहिए जिससे मेरी कैलकुलेशन जल्दी से और आसानी से और बढ़िया बन जाए। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी बात तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रही है। तो पहले मैं ओ ए और ओ बी को इक्वल रख लेता हूँ। क्या आता है देखो, ओ ए को और ओ बी को जब मैंने इक्वल रखा, क्योंकि ये दोनों ही क्यों इक्वल हैं आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेडियस का काम कर रही है एक तरीके से। ये ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। सरकम रेडियस कैसे निकलेगा? तो वीर जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो किसके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं? ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। तो ओ से बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, ओ से सी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, ओ से ए तक का डिस्टेंस भी रेडियस है। आप किसी में भी इसकी वैल्यू लगा दो एक्स और वाई की, आपको रेडियस मिल जाएगी। तो ओ ए का डिस्टेंस कितना है? रूट के अंदर इतना है। और ओ बी का डिस्टेंस कितना है? ये भी रूट के अंदर है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यानी कि अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ओ ए का स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ। और ओ ए का डिस्टेंस क्या है? देखो रूट में है, और इस रूट वाले डिस्टेंस का जब मैं स्क्वायर करूंगा, देखो यहीं पे करता हूँ मैं, ओ ए का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, इस रूट वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये पावर 2 से रूट कट जाएगा। ऐसे ही ओ बी का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा, इस रूट वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस रूट की कैलकुलेशन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अगले स्टेप में ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही ओसी का भी स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, इस रूट वाली पूरी कैलकुलेशन का स्क्वायर हो जाएगा और अगले स्टेप में स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओ ए अगर ओ बी के इक्वल लिखा तो अगले स्टेप में मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ओ ए का स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो भी इक्वल रहेगा वो, हाँ रहेगा। और ओ ए का स्क्वायर क्या है, अब मेरे को रूट वाली वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी, बिना रूट में काम हो जाएगा। तो वो क्या है, ओ ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14y। और ओ बी का डिस्टेंस कितना है जी, ओ बी का स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा। मेरे पास बचेंगी एक्स और वाई की वैल्यूज़ और कांस्टेंट टर्म, यानी कि माइनस का 6x इधर रहा, ये इधर ही रहेगा, एक ही है। माइनस का 14y है और माइनस का 12y है। तो माइनस का 12y जब इस साइड पे आएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा। तो माइनस का 14y और प्लस का 12y क्या कैलकुलेशन आएगी, माइनस का 2y। तो डायरेक्टली कर दिया मैंने येलो वाले पार्ट को कैलकुलेट। ठीक है, अब 49 और 9 कितना होता है, 49 और 9 58, और 58 में से 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 36, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और तो कुछ बचा नहीं कैलकुलेशन के लिए। तो कितना आएगा ये, प्लस का 8 में से 6 गए 2 होता है, और 5 में से 3 गए तो भी 2 होता है। तो अगले स्टेप में आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन तो बन चुकी है, लेकिन मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ कि 2 इसमें से कॉमन ले लूँ। तो जब मैं 2 से तीनों वैल्यूज़ को या बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को कुछ ऐसे मिलने वाला है, माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 11 और इक्वल में 0। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई यहाँ पे x और y में। x और y ही मेरे को मिसिंग वैल्यूज थी, वो निकालना है। तो बेटा वीर आपने आंसर चेंज किया है, क्या किया है, चलो मैं अब कैलकुलेट कर ही रहा हूँ, देख लेते हैं अब क्या है। चलिए एक इक्वेशन बन गई। अब मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ओ बी को और ओ सी को इक्वल रख देता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस भी मैं इक्वल रख सकता हूँ। हाँ, अगले स्टेप में एस बी एस कर देता हूँ, तो ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। और ओ बी का स्क्वायर आपको पता है बिना रूट की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर भी वही है कि रूट वाली वैल्यू की पावर 2 हो गई थी, तो रूट से पावर 2 खत्म हो गई थी, तो बिना रूट की वैल्यू बची है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, फिर इसको लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू 2x और माइनस का 10y, और बिना x वाली या बिना y वाली, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स 25 और 1 26। अगर किसी तरीके की दिक्कत आए तो ज़रूर पूछ लेना। अब जब इनको इक्वल रखा है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कट जाने वाला है और वाई स्क्वायर कट जाने वाला है। मेरे पास बचेगा ये x की वैल्यू, चलो मैं इसको इस तरफ ही रखता हूँ 2x को,
12y इस बार इधर भेज देता हूं तो प्लस का 12y हो जाएगा, माइनस का 10y इधर है ऑलरेडी, प्लस का 12y ये बन जाएगा उधर जाके, तो कैलकुलेशन आएगी प्लस का 2y। ठीक है, x वाली भी टर्म्स खत्म हो गई, y वाली टर्म्स भी खत्म हो गई, बिना x y वाली टर्म्स है यहाँ पे 26, और वहां से 36 उठ के 36 उठ के जब इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का 36 प्लस का 26 माइनस का 10 आ जाएगा और इक्वल में 0। ये कैलकुलेशन समझ में आती है आप लोग को? बता दो मेरे को हाँ या ना बोल के। शिफ्टिंग करना आपको आता है, वैल्यूज को इधर उधर और प्लस माइनस करना भी आता ही होगा। नहीं आता तो शीशे पे जाके एक थप्पड़ मारना है गाल पे कस के, उसके बाद आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेना है, x प्लस वाई माइनस का 5 0 के इक्वल, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। बता दो यार, डाउट है तो बता दो, समझ में आ रहा है तो भी बता सकते हो। मुझे खुशी होगी अगर आपको समझ में आ रहा है, आप बोल दोगे कि हाँ समझ में आ रहा है, और जेन्युइन समझ में आ रहा है तो ही बोलना। आपने आंसर भेजा है तो मेरे को अभी किसी के आंसर का भी नहीं पता कि किसका सही है किसका गलत है, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट मैंने अभी खोली नहीं है, तो मैं कर ही रहा हूँ, देख लो आप लोग। दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का 3x माइनस का y इक्वल में आया, ये 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11, ठीक है। और ये बनी थी पहली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन जो थी वो थी x प्लस वाई इक्वल में आया था प्लस का 5। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये बनी थी दूसरी इक्वेशन। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड यानी कि चैप्टर 3 का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ साथ साथ कि चैप्टर 3 वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बन गया अभी। तो ये कट गया, यहाँ पे कितना आएगा देखो, माइनस का 2x आएगा ना, हाँ 2x आएगा माइनस का, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। तो x की वैल्यू तो 3 आ रही है बेटा। वीर और वंश आप दोनों का गलत है, अगर मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे जरूर बताना। x की वैल्यू 3 आई, और ये रौनक का आंसर यहाँ तक का ठीक है, रौनक जैन का आंसर ये ठीक है कि x की वैल्यू 3 उसने दी है। ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, थोड़ी आसान लग रही है मुझे। इक्वेशन नंबर 2, अगर x की जगह इक्वेशन नंबर 2 में मैं 3 डाल दूं तो y की वैल्यू आपको पता चल रहा है ना, 5 माइनस 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगी y की वैल्यू। तो ठीक है, तो मेरे को दोनों आंसर मिल गए, जो कि डबल नहीं आ रहे, सिंगल सिंगल ही आ रहे हैं, और फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। सबसे मेन बात मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में आना नहीं है, आना है, बिल्कुल सही बात, आ सकता है, कोई रोक नहीं है इसके ऊपर। अब बता दो मेरे को भाई, महक आपका आंसर x3y2, हाँ बिल्कुल सही है महक आपका आंसर। इस बार वीर का आंसर गलत है, मैं बिल्कुल एकदम सही तरीके से बोल रहा हूँ कि वीर का आंसर गलत है, वंश का आंसर भी गलत है, और जिज्ञासा बेटे आपका आंसर भी गलत आ रहा है। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, रौनक जैन का, और करण का अब ठीक आया है, महक का भी ठीक आया है। रौनक ने तो पीडीएफ खोल के वहां से आंसर शीट में से आंसर कॉपी करके मेरे को भेज दिया। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फोटो भेज फटाफट सॉल्यूशन की, भेज रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो x और y मुझे मिल गया, यानी कि किस चीज़ की वैल्यू मिल गई मुझे, ये o की वैल्यू, o के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यानी कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ठीक है जी, अब दूसरी चीज हमें सर्कम रेडियस निकालनी थी। सर्कम रेडियस क्या है, या तो OA है, OB भी आप सर्कम रेडियस बोल सकते हो, और OC को भी आप सर्कम रेडियस बोल सकते हो, तीनों रेडियस है वहां पे। ठीक है, तो किसी का भी डिस्टेंस निकालो। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पे लगाना आसान है, OA में लगाना आसान है, OB में लगाना आसान है, OC में लगाना आसान है। लगा तो खैर किसी में भी सकते हो, लेकिन एक बात देखो आप, OB को देखो, OB के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी है, 1 पॉइंट कम है, तो मैं OB के अंदर लगा देता हूँ। तो मैं OB की वैल्यू को ले रहा हूँ, रूट के अंदर आएगी कैलकुलेशन, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ आप जैसे मर्जी समझ सकते हो यार इसको। मैं कैसे करूं बताओ, ऐसे ही कर दूं या फिर O की जगह पे आप ऐसा करो, O की जगह पे वैल्यूज डाल दो। यहाँ पे x की वैल्यू आई थी कितनी, 3 और 2, 3 x की 3 और y की 2। अब यहाँ से किसी पे भी डिस्टेंस रूल लगा लो, चाहे तो तुम इस पे लगा लो डिस्टेंस रूल, चाहे तुम इस पे लगा लो डिस्टेंस फार्मूला, चाहे तुम इस पे लगा लो डिस्टेंस फार्मूला, तीनों सेम डिस्टेंस होंगे और तीनों ही सर्कम रेडियस है। ठीक है, क्योंकि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल बन गया, या ये वाला फिगर से ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो डिस्टेंस रूल लगाते हैं, और यहीं पे लगाता हूँ और कॉपी पेस्ट कर देंगे, या नीचे लिखता जाता हूँ।
तो क्या होगा 3 माइनस 3 जीरो, एक्स वाली वैल्यू खत्म हो गई। अगर मैं ओ ए का डिस्टेंस निकालूंगा तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का रूट 5। तो ओ ए जो सरकम रेडियस है, तो मैं ओ ए की वैल्यू को अगर डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ तो ओ ए आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर का रूट यानी कि 5। तो मुझे कहीं पे वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी और आसान मेरा काम बन गया डायरेक्टली। तो सरकम रेडियस आया आपके पास 5 और सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए 3,2। बात समझ में आ गई हो तो मुझे बता सकते हो, नहीं समझ में आई तो भी मुझे बता सकते हो। तो वैसे वो किसी उसमें लगाएंगे ओ बी की जगह तो आंसर तो तब भी सेम ही आएगा। बिल्कुल सेम आएगा, आप किसी पे लगाओ। ओ ए में इस वाली कैलकुलेशन में एक्स और वाई की वैल्यू लगाओ। अब इसमें लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा जगह पे मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने वही चीज़ सोचा है, डिस्टेंस रूल लगाना आसान नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करके पावर 2 कर दूंगा, डायरेक्टली माइनस करके पावर 2 कर दूंगा, फिर रूट कर लूंगा प्लस करके। तो वो कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा आसान लग रही थी कंपैरेटिवली इस खुले हुए फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने से। यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू लगाता, वाई की वैल्यू लगाता, पावर 2 करता, मल्टीप्लाई करता, प्लस करता, माइनस करता, तो वहाँ पे तो बहुत आसानी से हो गया। दोनों को माइनस करो, एक्स एक्स वाली डिस्टेंस रूल, सीधी सी बात है, ज़्यादा मत पूछो, अब आसान हो चुका है काम। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर पूछो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, यही अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए करके दिखाएं फटाफट, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन इससे थोड़ा बहुत मिलता, काफ़ी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी पे आप कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि मुझे करके दोगे। करके देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को भी। यहां पे देखो बेटा क्या कह रहा है, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई ज्वाइनिंग एक्स इतना और वाई इतना। ठीक है, एक्स और वाई दो पॉइंट हैं, इसके ऊपर ही कहीं पे एक पॉइंट ए आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने ए पॉइंट लिख दिया और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करूँ मैं, एक्स और वाई में ही लिख देता हूँ इसको। ठीक, इन सच ए वे एक्स ए अपॉन में एक्स वाई, एक्स ए अपॉन में एक्स वाई, यानी कि रेशियो दे रखा है एक्स ए का और एक्स वाई का। जबकि इसमें होना चाहिए था, अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकता, और सेक्शन फॉर्मूले में मुझे किस किस की रेशियो चाहिए, इसकी और इसकी चाहिए रेशियो, पूरे की नहीं चाहिए, पूरे के हिसाब से नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ की और यहाँ से यहाँ की रेशियो चाहिए। तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ उसी हिसाब से। ये दे रखा था 2/5 के इक्वल। अब एक्स ए तो मुझे चाहिए लेकिन एक्स वाई मुझे नहीं चाहिए, एक्स वाई की जगह ए वाई चाहिए। क्या एक्स वाई को मैं ए वाई की टर्म में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। एक्स वाई को लिख सकता हूँ मैं एक्स ए और ए वाई का सम, एक्स वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 5xa या ax इक्वल टू 2xa प्लस 2ay। ठीक है, अब आप xa वाली टर्म या ax वाली टर्म्स एक तरफ कर लें। तो 5xa माइनस 2xa किसके इक्वल आया, 2ay के। जब आप इसको माइनस करके रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3xa या ax इक्वल टू 2ay। xa अपॉन में ay किसके इक्वल आएगा, 2/3 के। अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना भी चाहते तो आप यही चीज तो करते। आपको क्या क्या वैल्यूज मालूम होना चाहिए थी, आपको ये वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए थी x से a तक की और a से y तक की, जिससे कि आप रेशियो पता लगा सको इनकी क्या है। और आपको दे रखा है यहाँ पे x से a तक का डिस्टेंस और
एक्स से वाई तक का डिस्टेंस का रेशो 2:5, 2/5, ठीक है। तो इससे मैंने जो मेरे को रेशो पे काम करना है वो रेशो मैंने निकाल ली, एक्स से और वाई ए की रेशो, ए वाई की। इतनी बात समझ में आई है आप लोग को जिनको पहले क्लियर नहीं था? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो कोई आंसर नहीं है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला अब लगाना आसान हो गया क्योंकि अब रेशो पता चल गया आपको। यहाँ मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ 2:3, ठीक है। तो मैं एक्स वाई की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूले से। तो कर लेते हैं काम। x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू -4 यानी कि -8 प्लस 3 इंटू 6 18 अपॉन में 2 + 3 5, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर लिया मैंने, फार्मूला अप्लाई नहीं लिखा है, क्या फार्मूला है, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दिया यहाँ पे। तो कैलकुलेशन से यहाँ पे आएगा 10/5 यानी कि कटने के बाद 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। ऐसे y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि मैं ये किसकी वैल्यूज निकाल रहा हूँ, a के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ। a में x की वैल्यू और a की y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट और पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू -1 यानी कि -2 और 3 इंटू 6 -18 अपॉन में 5 -20 अपॉन में 5 यानी कि -4। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। और ये जो a पॉइंट है यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि a ऑल्सो लाइज ऑन द पॉइंट, ये वाला ऑन द लाइन, इतना इस लाइन के ऊपर लाई करता है a पॉइंट, यानी कि इसी पॉइंट से एक और लाइन भी जा रही है, मानो कि वो कुछ ऐसे है। और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है 3x + k y + 1 = 0, यानी कि इस इक्वेशन का a एक सॉल्यूशन होगा। a पॉइंट अगर इस लाइन का पासिंग पॉइंट है तो a पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी हाँ करेगा। इसका मतलब ये x और y की जो वैल्यूज आई हैं ये इस इक्वेशन की x और y की वैल्यूज की जगह पे लगा दूं तो मेरा काम बनता है। हाँ जी बनता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए या पॉइंट ए इज द सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऑफ इक्वेशन 3x + k y + 1 = 0, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम वही काम कर रहे हैं कि x की वैल्यू को लगा रहा हूँ 2 और y की वैल्यू को लगा रहा हूँ -4। तो 3 इंटू -2 प्लस k, y की जगह पे लगा रहा हूँ -4 + 1 -6 आया, और यहाँ कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो -3 के किसके इक्वल आएगा, -3 के आएगा +6 के इक्वल, और k की वैल्यू कितनी आ रही है 6 अपॉन में -3, यानी कि मेरा आंसर आप सबसे अलग आ रहा है -2। क्यों, कहीं मैं साइन मिस्टेक कर गया यहाँ, तो बताओ मुझे। या मैं सीधे ही आंसर, एक सेकंड में आंसर चेक करता हूँ। 43 का आंसर 43। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में देख लूँ, फिर अगर गलती है तो आप मुझे बता ही रहे हो वैसे तो। k की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि मेरी मिस्टेक है कहीं ना कहीं। रेशो कितनी आ रही थी, 2:3। मैंने 2:3 बनाई थी ना रेशो, तो हाँ ठीक है। अब बताओ मेरे को कहाँ मिस्टेक है। ये 2 आई है, आपने -2 लगाई है। हाँ गलती है यहाँ पे, -2 कहाँ से लगा दिया, 2 आई थी वैल्यू। तो ये प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, वो माइनस का 6 हो गया, और माइनस से माइनस कट गया तो आंसर प्लस में आ गया। ठीक है जी। तो के का आंसर 2 आएगा। आप सबका बिल्कुल सही था, शाबाश सबको, शाबाश। चलो बाकी करते हैं अगली क्लास में। जयराम जी की बाय बाय।